स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। बच्चों यहाँ पर आज हम एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, जिसके दो टोटल अध्याय हैं, एक है सिद्धांत और प्रक्रम और एक है उपयोग। हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर के अंदर क्या सिद्धांत हैं, क्या प्रक्रियाएं होती हैं बायोटेक्नोलॉजी में, वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और इसका जो अगला चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी की एप्लीकेशंस। ठीक है, तो पहले मैं एक बार इसको इंग्लिश में लिख दूं, क्या बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में लिखते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये जो वर्ड है इसका मतलब है प्रिंसिपल, सिद्धांत यानी प्रिंसिपल, और प्रक्रम यानी प्रोसेस। ठीक है, तो कुल मिलाकर बेटा इस चैप्टर में हम जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के क्या पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे यानी प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, किस पर आधारित होती है, ये पढ़ेंगे। और क्या क्या प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। डन। अगला जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग क्या क्या है, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी को उपयोग में लिया है ना, तो वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में हम इस चैप्टर में हम बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग समझेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे। डन। चलें, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम सिंपल परिचय देखेंगे, है ना। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, क्या उसके सिद्धांत हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, है ना। मेजर चीज जो है वो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा जी यहाँ पर। और आगे बढ़ने से पहले इस जरा एक एनिमेशन को देखिए और सोचिए आपको क्या नजर आ रहा है या क्या फील हो रहा है। इसमें मैं जानबूझकर लाया हूं, अभी बता नहीं रहा हूं इसमें क्या कर रहे हैं। ये कुछ साइंटिस्ट दिख रहे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं कंप्यूटर जैसे, ठीक है, कुछ फ्लास्क दिख रहे हैं, टेस्ट ट्यूब दिख रहे हैं। ये बड़ा सा फ्लास्क दिख रहा है जिसके अंदर कुछ चीजें घूम रही हैं, है ना। कुछ वायरस जैसी चीज दिख रही है, कुछ अणु घूम रहे हैं, कुछ उत्पाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो चीज जो है ये जानबूझकर मैं लेकर आया हूं, मेरे को बड़ी मेहनत के बाद में ये एक एनिमेशन मिला था। समझाऊंगा इसको, जस्ट मैं दिखाना चाहता था कि जैव प्रौद्योगिकी में इस तरीके से कार्य किया जाता है जिसमें हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट जो होते हैं वो अपने आप को पूरा कवर करके रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कवर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं संक्रमण ना हो जाए। किससे संक्रमण ना हो जाए दोस्त, कहीं ना कहीं विषाणुओं से, वायरस से या जीवाणुओं से रोग ना हो जाए, तो अपने आप को बचा कर रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, कुछ प्रैक्टिकल चल रहा है। तो इतना सा आपको आइडिया लगा है, इतना सा आपको आइडिया लगा है कि यहाँ पर कुछ कार्य हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये अभी जैव प्रौद्योगिकी मैंने आपको समझाया नहीं है क्या हो रहा है, जस्ट एक थोड़ी सी अच्छी चीज मेरे को लगी थी, मैं दिखाना चाहता था। ठीक है, अब बात करते हैं। प्रश्न आता है कि सर जैव प्रौद्योगिकी कैसा चैप्टर है, सबसे पहला नीट की दृष्टि से कैसा चैप्टर है, क्या होती है जैव प्रौद्योगिकी, किसने शब्द दिया जैव प्रौद्योगिकी, क्या करते हैं जैव प्रौद्योगिकी में, मैंने कहा सब बताएंगे। सबसे पहली चीज, सर नीट की दृष्टि से देखे तो कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, सबसे पहला प्रश्न है ना। तो बेटा मैं बोलूंगा ये नीट की दृष्टि से अगर देखो तो ये चैप्टर है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जी हाँ, छोटा पैकेट है बड़ा धमाका, मींस चैप्टर बहुत छोटे हैं ये, लेकिन इनमें कंसेप्ट्स बहुत सारे हैं। और 2021 में बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर में से 9 क्वेश्चन आए थे। 9 इमेजिन कर सकते हैं, छोटे छोटे चैप्टर और 9 क्वेश्चन आए थे 2021 में। 2022 में इन दोनों चैप्टर से टोटल 6 प्रश्न आए थे, 6। तो अब आप इमेजिन कर लीजिए, एवरेज भी अगर हम देखें तो 3 से 4 प्रश्न, कितने, 3 to 4 क्वेश्चंस एक चैप्टर से आ रहे हैं, यानी इस चैप्टर से 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं। इससे जो अगला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें भी 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं, यानी
क्वेश्चंस एक चैप्टर से आ रहे हैं, यानी इस चैप्टर से 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं, इससे जो अगला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का उसमें भी 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं, यानी चैप्टर छोटे लेकिन बड़ा धमाका कर रहे हैं किसमें, नीट के एग्जाम में। ठीक है, तो इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया है कि यस, नीट की दृष्टि से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं। ओके सर, एक चैप्टर से टोटल 2 चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी के, 2 चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी के, एक चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं पिछले 5 सालों में। ठीक है, आइए अब दूसरा प्रश्न, सर ये जैव प्रौद्योगिकी क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या? मैंने कहा इसका आंसर देने से पहले एक प्रश्न है कि सर ये बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, वो तो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सर ये बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया? तो याद रखना, बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है वो एक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसका नाम आपने याद रखना है, कार्ल एरिकी। याद रखना, कौन बेटा? कार्ल एरिकी। तो कार्ल एरिकी वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्ड दिया, शब्द दिया। क्या शब्द दिया? बायोटेक्नोलॉजी। हम नहीं जानते अभी बायोटेक्नोलॉजी क्या है, हम नहीं जानते, हम तो सिर्फ इतना सा देखे अभी पहला बिंदु कि भैया बायोटेक्नोलॉजी, ये जो वर्ड जो है ये किसने दिया था? ये एक वैज्ञानिक ने दिया था जिसका नाम है कार्ल एरिकी, उन्होंने ये वर्ड दिया था। ओके सर, ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे बिंदु पर। सर क्या है ये बायोटेक्नोलॉजी, आखिर होती क्या है ये बायोटेक्नोलॉजी? देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का पूरा एक कोर्स भी होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कई बच्चे जो है 12th के बाद में, 12वीं कक्षा के बाद में कुछ नीट की प्रिपरेशन करते हैं। हाँ सर, है ना, नीट में क्लियर हो जाते हैं तो फिर एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, नर्सिंग करते हैं, नर्सिंग एक कोर्स है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीएससी करते हैं, किसमें? बॉटनी में, जूलॉजी में, है ना, करते हैं। उसी प्रकार माइक्रोबायोलॉजी, ये भी एक विज्ञान है जिसमें अध्ययन किया जाता है, जिसमें कोर्स होता है, डिग्री होती है, कुल मिलाकर डिग्री ली जाती है, पढ़ाई की जाती है ना। उसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी भी एक विज्ञान है जिसमें 3 साल की बीएससी भी होती है और 4 साल की बीटेक भी होती है। ठीक है, मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूं कि आप लोग ये करें, ये विज्ञान में अध्ययन करें या आप ये डिग्री लें, नहीं, आपका अभी प्राइम फोकस जो है वो यही है कि नीट क्लियर करना है ना। लेकिन मैं जो चीज बताने की कोशिश कर रहा था कि इसकी भी डिग्री होती है, इसका भी कोर्स होता है पूरा। और आगे बढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी क्या है सर? फाइनली अब ये बताइए, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज जैव प्रौद्योगिकी? मैंने कहा एक काम करो, इस शब्द को 2 भागों में बांटो। एक वर्ड आ रहा है बायो, मैंने कहा, एक आ रहा है टेक्नोलॉजी। यहां पर देखो, एक आ रहा है जैव, मैंने कहा, एक आ रहा है प्रौद्योगिकी। मैंने कहा ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी वर्ड किससे है? टेक्निक से। टेक्निक मतलब एक प्रक्रिया, है ना। यानी सर अगर मैं इस वर्ड का मीनिंग देखूं तो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? एक टेक्निक है। टेक्निक मतलब एक प्रक्रिया, है ना। कोई तकनीक होती है, तकनीक मतलब कोई क्रिया, प्रक्रिया करने की क्षमता, क्या कहलाती है? तकनीक कहलाती है। और बायो मतलब आप अच्छे तरीके से जानते हैं भाई साहब, बायो या जैव का मतलब क्या होता है? सजीव होता है। तो अगर मैं इस शब्द का मीनिंग समझूं तो इस शब्द का मीनिंग क्या उभर कर आ रहा है कि भैया कोई प्रक्रिया है जिसमें सजीवों का उपयोग किया जाता है। बोल सकते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी तकनीक, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम सजीवों का उपयोग करते हैं। आप बोलेंगे सर किस लिए करते हैं? मैंने कहा कुछ उत्पाद प्राप्त करने के लिए करते हैं। नहीं है समझ में? चलो एक सिंपल से उदाहरण से मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए, आपने दही बनाई थी। हाँ सर दही बनाई थी, किसकी सहायता से बनाई थी? सर कुछ बैक्टीरिया की सहायता से बनाई थी। सोचिए, वो बैक्टीरिया
जिनको डेफिनेशन रटनी है, मैं लिखी हुई डेफिनेशन भी लाया हूं, पहले चीज को समझो। वो जो बैक्टीरिया थे उनका नाम क्या था सर? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया थे। याद आ रहा है? LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। हाँ थे। क्या ये सजीव नहीं है? हाँ। कौन है ये सर? ये सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव है, बिल्कुल। तो आप सूक्ष्म जीव की मदद ले रहे हो क्या करने के लिए सर? एक तकनीक के द्वारा उत्पाद प्राप्त करने के लिए। क्या मैं इस प्रक्रिया को नहीं बोल सकता कि इस प्रक्रिया में जहां पर आप उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं, क्या दही, आप क्या उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं? दही उत्पाद कर रहे हैं। दही जो है वो एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट है, वो आपको मिल रहा है किसकी सहायता से सर? एक सजीव की सहायता से। सोचो। तो मैंने आपको क्या बोला? बायोटेक्नोलॉजी क्या है सर? बायोटेक्नोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है। सुनना, बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक शाखा है जिसमें, ध्यान से सुनना, जिसमें हम सजीवों का उपयोग करते हैं, जिसमें हम सजीवों का उपयोग करते हैं और उनसे कुछ उत्पाद प्राप्त करते हैं। एक प्रक्रिया के द्वारा, एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा हम उनसे उत्पाद प्राप्त करते हैं। किसके कल्याण के लिए? मानव कल्याण के लिए। बताइए जनाब, क्या इसको मैं लिखूं या आप खुद लिख सकते हैं? और अगर नहीं लिख सकते हैं तो लीजिए, मैं लिखा हुआ लेकर आया हूं। ये लो, क्या लिखा हुआ जरा पढ़े। जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है जनाब? जिसमें जीवधारी, जीवधारी यानी सजीव, लिविंग्स, या उनसे प्राप्त एंजाइम, उनसे क्या मिल रहे हैं हमें? कुछ ऐसे एंजाइम मिल रहे हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं। किस लिए? मानव के लिए, उत्पाद बनाने के लिए है। सोचिए, जो मानव कल्याण में उत्पाद बनेंगे उनको बनाने के लिए। तो इस प्रक्रिया को मैं क्या बोलूंगा सर? इसको मैं बोलूंगा बायोटेक्नोलॉजी है। तो सीधी सी बात थी भाई साहब, बायोटेक्नोलॉजी को अगर सीधा सीधा मीनिंग समझे, रटे नहीं, रट नहीं रहे हम, मीनिंग समझ रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी, ये जो वर्ड जो है बहुत भारी वर्ड है, इसका अगर मैं मीनिंग सोचूं तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है? हम क्या करते हैं? सीधा सीधा बस ये जो देखा इसको रटने की कोशिश करें। अरे फील तो कर, कनेक्ट तो कर, समझ तो सही कि भाई साहब बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी शाखा है, एक ऐसा विज्ञान है। लिख दूं इसको? चल लिख देता हूं। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, लिख रहा हूं, ठीक है। क्या लिखा मैंने? ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं, ये जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का उपयोग करके, जिसके अंतर्गत एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा, जिसके अंतर्गत एक निश्चित प्रक्रम द्वारा, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया द्वारा सजीवों का उपयोग करके उत्पादों का निर्माण किया जाता है। यूं लिख देते हैं, मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए उत्पादों का निर्माण किया जाता है।
बताइए, एक नंबर में अगर ये सिंपल सी चीज पूछ ली आपसे, ये लिख सकते हैं? मैंने रटा कुछ नहीं, सिंपल वर्डिंग्स लिखी है मैंने, सिंपल सी वर्डिंग लिखी है। क्या लिखी है कि भैया ये जीव विज्ञान की एक शाखा है, यानी बायो की एक ब्रांच है। ओके, जिसके अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं, हम एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा, यानी एक निश्चित टेक्निक के द्वारा हम सजीवों का उपयोग करने वाले हैं, और उपयोग करके हम क्या बनाने वाले हैं, मानव कल्याण के लिए उत्पादों का निर्माण करने वाले, मानव कल्याण के लिए उपयोगी उत्पादों का निर्माण किया जाता है। बताइए, ये थी सिंपल सी परिभाषा। भाई अब इस चीज को सुनने के बाद में, ये देखने के बाद में, जिसको रटना है रट सकता है। आपको मैंने एक सिंपल सी बात बताई कि भाई साहब ये क्या है, एक सजीव है, एक लिविंग है, बैक्टीरिया। क्या आप इसको यूज में ले रहे थे? हाँ। एक निश्चित प्रोसेस में ले रहे थे, एक निश्चित टेक्निक के द्वारा यूज में ले रहे थे। हाँ। कहां पर डाल रहे थे? दूध में डाल रहे थे। और क्या बना रहे थे सर? उत्पाद बना रहे थे। क्या बना रहे थे? दही बना रहे थे, जो हमारे कल्याण के लिए उपयोगी है। खत्म। तो ये क्या कहला रही है सर? बायोटेक्नोलॉजी। खत्म। अब जरा सोचिए, दिमाग लगाएं। जो हमें रोटी, मीठी रोटी जिसको हम बंद बोलते हैं, या मैं सीधा बोलूं, आपके दही हो गया, हाँ सर। आपके प्रतिजैविक हो गए, प्रतिजैविक, हाँ सर। डबल रोटी, अल्कोहल, दिमाग लगाइए, सोचिए। ड्रग्स भी लिख देता हूं यहां पर, चैप्टर पढ़ लिया आपने पूरा। ड्रग्स, ठीक है। अब जरा सोचिए, ये सारे के सारे उत्पाद जो आपको मिल रहे हैं, आपको दही मिल रही है, हाँ सर। किसकी सहायता से मिल रही थी? याद कर, बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। क्या आपने सजीव का इस्तेमाल किया उत्पाद बनाने के लिए? बिल्कुल किया। क्या आपको प्रतिजैविक मिल रहे? एंटीबायोटिक्स मिल रही थी, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से मिल रही थी, हाँ मिल रही थी। और डबल रोटी मतलब वही डोसा, इडली, ब्रेड। डबल रोटी जिसको समझ में ना, क्योंकि एनसीईआरटी में डबल रोटी लिखा हुआ है, ब्रेड लिख देता हूं भाई सब यहां पर। याद आ रहा है, यीस्ट का उपयोग किया था। यीस्ट एक सजीव है, उसका उपयोग करके हमने ब्रेड बनाई थी। यीस्ट का उपयोग करके हम अल्कोहल बनाते हैं। याद आ रहा है, आपने कुछ पादप पढ़े थे, याद आ रहे हैं, पेपावर, सोमिनीफेरम, कोका एल्केलॉइड्स, याद आ रहे हैं? वो सारे के सारे पादप, क्या वो सजीव नहीं है? उनसे हमें ड्रग्स नहीं मिल रही थी? हाँ, जो हमारे लिए, हालांकि हम उनका गलत यूज कर रहे हैं, लेकिन उनका उपयोग भी तो होता है। ऑपरेशंस में नहीं होता है, मॉर्फिन का उपयोग नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो कुल मिलाकर ये उत्पाद हमें सजीवों से नहीं मिल रहे हैं। हाँ सर, हमें सजीवों से क्या मिल रहे हैं सर? उपयोगी पदार्थ मिल रहे हैं, उपयोगी उत्पाद मिल रहे हैं। तो सजीवों का इस्तेमाल करके हम उनसे क्या प्राप्त कर रहे हैं? उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं, एक निश्चित टेक्निक के द्वारा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है सर, ये तो चीज समझ में आ गई, लेकिन किंतु परंतु, अब ध्यान से सुनो। ये जो चीज मैंने आपको बताई है, ये है क्या? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। क्या सर समझ नहीं आया? ये जो चीज मैंने आपको बताई है, ये क्या कहलाती है? प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी। प्राचीन, पहले की जैव प्रौद्योगिकी। यानी अगर मैं देखूं तो हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो दो प्रकार की है। एक है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं। और एक है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी।
एक है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जिसको हम आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी बोलेंगे। ठीक है। अब जो मैंने यहां पर जो चीजें आपको बताई हैं, ये वाली सारी की सारी ये आती हैं किसके अंतर्गत? प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, जिसमें हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? ओनली सिर्फ सजीवों का इस्तेमाल करके उनसे उपयोगी उत्पाद प्राप्त करते हैं। उनसे उपयोगी उत्पाद प्राप्त करते हैं। डन, सिंपल सा था। क्या बोला हमने कि हम सजीवों का या क्या कर रहे हैं? यूज ले रहे हैं, और उनसे जो हमें उत्पाद मिल रहे हैं उनको हम ले रहे हैं, उनसे प्राप्त कर, जो उनसे उत्पाद हमें मिल रहे हैं हम ले रहे हैं उनसे कि लाओ भैया उत्पाद तुम बना रहे हो, हमको दे दो भाई साहब, दे दो। सजीवों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे जो उत्पाद मिल रहे हैं हमारे लिए जो उपयोगी है हम उनको प्राप्त कर रहे हैं। ये है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। जो ये मैंने आपको बताई है ये है प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें हम, अब ये मत सोचना कि दही प्राचीन है, नहीं, मीनिंग सोच। क्या तुम इस ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में क्या कुछ अलग हटकर कुछ बदल कर रहे थे? सोचिए, तुमने यहां पर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से दही बनवा ली, जो इसका नॉर्मल काम है, जो ये काम कर रहा था, ये उत्पाद बना रहा था, नेचुरली हमें ये उत्पाद दे रहा था, है ना। अब मैं तुमसे कहूं कि मान लो मैं इस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर कुछ चेंज कर दूं, कुछ बदलाव कर दूं, और ऐसा बदलाव करूं कि इससे मुझे क्या मिल जाए? मान लो इससे मुझे अल्कोहल मिल जाए, या कोई ऐसा उत्पाद जो हमारे लिए जरूरी है। मीनिंग समझ, फील कर, कनेक्ट कर। क्या कि क्या तुम इसके अंदर परिवर्तन कर रहे थे? क्या नहीं। क्या इसकी कोशिका में कोई चेंज कर रहे थे? नहीं। नेचुरली, प्राकृतिक रूप से जो ये कार्य कर रहा था इसने किया, और जो इससे उत्पाद बन रहा था वो हमने ले लिया। ये क्या कहला रही है? आपकी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की सीधा सीधा कोई सजीव कोई उत्पाद बना रहा है, एक ऐसा उत्पाद जो हमारे लिए यूजफुल है, हम उससे प्राप्त कर रहे हैं, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो सर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या करने वाले हैं हम? मेन है इस चैप्टर में ये बायोटेक्नोलॉजी। असल में अगर देखें तो वास्तव में जो बायोटेक्नोलॉजी है वो ये है। अब सर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करने वाले हैं? मैंने कहा जस्ट एक एग्जांपल से मैं तुमको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल सिंपल सा मैं लेता हूं और उससे तुमको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। हालांकि ये चीज आप बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार पहले ही मैं आपको कुछ चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से सुनना दोस्त। मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने एक हार्मोन नाम सुना है? इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, ठीक है। और हालांकि बाद में हम पढ़ेंगे, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारी एक ग्रंथि होती है उससे निकलता है इंसुलिन, जिसका नाम होता है अग्नाशय, पेनक्रियाज जिसको हम बोलते हैं। पढ़ेंगे। अभी जस्ट सिंपल सी बात को फील करना। हमारे अंदर एक ग्रंथि है जिसका नाम है पेनक्रियाज अग्नाशय, जिससे हमें एक हार्मोन मिलता है जिसका नाम है इंसुलिन। ओके। अब ये इंसुलिन क्या कार्य करता है? ध्यान से सुनना। ये मान लो मेरा शरीर है, ठीक है, और ये मेरे शरीर की कोशिका है।
इस कोशिका को जिंदा रहना है, हाँ सर जिंदा रहना, और जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कौन सी प्रक्रिया से बनती है? श्वसन से। मेरे ख्याल से हर बच्चा जानता है, अब तो जानता है ना भाई, कि तुम अगर जिंदा हो तो क्यों जिंदा हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर एनर्जी है। एनर्जी कौन सी? एटीपी है। एटीपी कौन सी प्रक्रिया से बनती है? सर जी श्वसन से बनती है, मैंने कहा। और श्वसन में क्या किया जाता है? आप अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ चुके। श्वसन में क्या किया जाता है सर? श्वसन में ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी बनाई जाती है, मैंने कहा। तो अब आपसे एक सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूं, भाई साहब आपकी कोशिका को ग्लूकोज चाहिए? हाँ सर चाहिए। ग्लूकोज कहाँ है? ये मेरी रक्त नलिका, रक्त नलिका है, और इस रक्त नलिका के अंदर सर रक्त है, मैंने कहा हाँ जी रक्त है। और इस रक्त में है कौन? मान लेते हैं ग्लूकोज। इस रक्त में है कौन? ग्लूकोज है। समझना दोस्त, कौन है ये? ग्लूकोज है। आराम से प्यार से चीज को समझ, रट मत। ये मेरी रक्त नलिका, उस रक्त नलिका में ये क्या है? ग्लूकोज। अब आप बोलेंगे सर ग्लूकोज कहां से आया? मैंने रोटी खाई, रोटी जो मैं खा रहा हूं उसके अंदर क्या है? मंड है, स्टार्च। मैंने रोटी खाई, हाँ सर, जिसके अंदर कौन था? स्टार्च, जो लगभग 300 ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। फील करना, कनेक्ट करना। ये मान लो रोटी है, इसके अंदर क्या है? मंड है, स्टार्च है, और एक स्टार्च लगभग 300 ग्लूकोज से बना हुआ। मेरे अंदर ये स्टार्च गया, इसका क्या होगा? पाचन। पाचन का मतलब इसका विघटन, तोड़ा जाएगा। किसको? मंड को। स्टार्च टूटेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। बनेगा नहीं बनेगा? तो पाचन में हमने स्टार्च को तोड़कर ग्लूकोज बना डाला, ओके सर। और फिर उस ग्लूकोज को हमने रक्त में डाल दिया, ओके सर। फिर ये रक्त आ रहा है, किसके पास आ रहा है? शरीर की कोशिकाओं के पास। अब इस रक्त में जो ग्लूकोज है, आप क्या चाहते हो? ये ग्लूकोज किसको दिया जाना चाहिए? सर ये ग्लूकोज हमें देना चाहिए किसके अंदर? सर कोशिका के अंदर भेजना चाहिए। किसको भेजना चाहिए? सर इस ग्लूकोज को भेजना चाहिए। क्यों भेजना चाहिए? क्योंकि ये ग्लूकोज अंदर जाकर टूटेगा, और ग्लूकोज अंदर जाकर जब टूटेगा एंजाइमों की सहायता से, ऑक्सीजन की उपस्थिति से, तो वो वायवीय श्वसन होएगा, जिससे एटीपी बनेगी। डन डन। इतनी सी बात समझ में आ रही है? अब मैं तुमसे अगर कहूं कि ये जो ग्लूकोज है इसको कोशिका में स्थानांतरित करने में कौन हेल्प कर रहा है? क्या अपने आप जा रहा है ये? नहीं। तो ये स्थानांतरण करने में, ये जो स्थानांतरण जो हो रहा है, ये करने में कौन मदद करता है? ये इंसुलिन हार्मोन। अब आप मुझे बताएं, इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या था? सर इंसुलिन हार्मोन जो है ये रक्त नलिकाओं में से ग्लूकोज को निकालकर कोशिकाओं में डाल रहा है। ठीक है सर, कोई तकलीफ? समझ में आ गया? सिंपल सा था। चलो, ग्लूकोज क्या एक शर्करा है? हाँ जी सर। ग्लूकोज कौन है? सर एक शर्करा है। मैंने कहा ठीक है जनाब। अब मेरे वर्ड को जरा ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं उसको फील करना। इंसुलिन क्या कर रहा है? रक्त नलिका में से ग्लूकोज को निकालकर कोशिका में भेज रहा है। सिंपल वर्ड बोला मैंने। इंसुलिन क्या कार्य कर रहा है? ये जो रक्त नलिका है, इस रक्त नलिका में से ग्लूकोज को निकालकर कोशिका में भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? श्वसन कराना, एनर्जी उत्पन्न करनी है। ठीक है सर। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को कम कर रहा है? सोच, दिमाग लगा, फील कर। भाई इंसुलिन क्या कर रहा है? सोच, इस रक्त में जो ग्लूकोज है उसको निकाल कर कोशिका में भेज रहा है। हाँ सर। अब इमेजिन कर, अगर कोशिका में भेज दिया, यहां से निकालकर कोशिका में भेज दिया, तो यहां पर खत्म नहीं हो गया, कौन कम हो गया? सर ग्लूकोज यहां से निकलकर यहां चला गया, तो यहां पर कम नहीं हो गया? हाँ सर हो गया। तो अब आप मुझे बताइए, क्या मैं ये नहीं बोल सकता दोस्त? क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई साहब ये इंसुलिन जो है ये रक्त में शर्करा की मात्रा को कम कर रहा है? बोल सकते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? इंसुलिन जो होता है ये ब्लड में शुगर के लेवल को डिक्रीज करता है। अब इतनी तो अंग्रेजी समझ में आती है, मेरे को पता है आपको। ब्लड था हमारा, हाँ, ब्लड में से शुगर यानी शर्करा यानी ग्लूकोज,
ब्लड में से शर्करा को निकाल रहा है और यहां पर भेज रहा है। तो कहां कम कर रहा है और कहां बढ़ा रहा है? सर रक्त में तो कम कर रहा है और कोशिका में बढ़ा रहा है। नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता। डन, क्लियर है? ये भी चीज समझ में आ गई? ओके सर। अब इमेजिन करो, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, सोचो, एक सिंपल सी बात पूछता हूं, जस्ट एक एग्जाम्पल मानना, हालांकि ऐसा होता नहीं है। मैंने तुमसे कहा इस पृथ्वी पर आज 1 बजे, इस पृथ्वी पर आज 1 बजे, आज 1 बजे 1 PM पर जितने भी मनुष्य, सभी मनुष्यों में इंसुलिन खत्म हो गया। सोचो क्या बोला मैंने? ऐसा है नहीं, जस्ट एक एग्जाम्पल मानकर सोचना। मैंने बोला मान लो आज 1 बजे पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर मिल रहे हैं सभी के अंदर इंसुलिन खत्म हो गया। अब आप मुझे बताएं, अगर इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा? सर ये शर्करा यहां नहीं जाएगी। मैंने कहा ठीक है। शर्करा अगर यहां नहीं जाएगी तो शर्करा रक्त में रह जाएगी। हाँ जी। और शर्करा अगर रक्त में रह जाएगी और हम खाना खा रहे हैं तो शर्करा तो बनेगी और वो शर्करा हमारे रक्त में बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब जरा खुद सोच, रक्त के अंदर अगर ग्लूकोज बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए तो रक्त पतला होगा कि गाढ़ा होता जाएगा? सर गाढ़ा हो जाएगा। और रक्त अगर गाढ़ा हो गया तो रक्त का परिवहन धीमा हो जाएगा कि तेज हो जाएगा? सर धीमा हो जाएगा। रक्त का अगर परिवहन धीमा हो गया तो हमारे शरीर की कोशिकाओं के पास यही रक्त जो ऑक्सीजन लेकर जा रहा था, ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। ये रोग, ये एक परिस्थिति होती है, एक रोग होता है जिसमें इंसुलिन जब नहीं होता, मेरे शरीर में जब इंसुलिन नहीं बनेगा पेनक्रियास से, अग्नाशय से, तो मेरे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा। ब्लड शुगर लेवल को कम कर रहा था इंसुलिन, जब इंसुलिन नहीं होएगा तो सीधी सी बात है ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा। भाई साहब ये ब्लड में शर्करा के स्तर को कम कर रहा है। हाँ सर कम कर रहा था। निकाल निकाल कर इधर फेंक रहा है। हाँ फेंक रहा है। जब यही नहीं होएगा तो रक्त में क्या बढ़ जाएगा? सर ये शर्करा बढ़ जाएगी। सिंपल। और रक्त में अगर शर्करा बढ़ती गई तो चाशनी नहीं बन जाएगी? हाँ सर गुलाब जामुन वाली चाशनी। सोचिए रक्त गाढ़ा नहीं हो जाएगा? हाँ सर गाढ़ा हो जाएगा। ये बीमारी क्या कहलाती है? डायबिटीज मेलिटस। इस बीमारी को, इस रोग को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस। ठीक है जनाब, इतनी सी बात हमको समझ में आ गई है। अब ये क्यों बता रहे हो? अब मैंने तुमसे कहा ध्यान से सुनना, देख ध्यान से सुनना। मैंने कहा आज 1 बजे जितने भी मनुष्य थे उन सभी के अंदर इंसुलिन अगर खत्म हो गया तो सभी मनुष्यों में कौन सा रोग हो जाएगा? डायबिटीज मेलिटस। भाई साहब ऐसे तो हम सारे खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, डायबिटीज मेलिटस जब हो जाएगा, रक्त गाढ़ा होता जाएगा, एनर्जी कम होती जाएगी तो मनुष्य मर जाएगा। भाई सीधी सी बात है। तो अब क्या करें? मैंने बोला एक व्यक्ति ऐसा था जिसके अंदर इंसुलिन बन रहा था। क्या बोला मैंने? जितने भी मनुष्य सभी के अंदर इंसुलिन खत्म हो गया, एक व्यक्ति था ऐसा जिसके अंदर इंसुलिन था, बन रहा था। एक व्यक्ति, और वो एक व्यक्ति मैं था। आप भी नहीं, मैं था। वो एक व्यक्ति, वो एक ह्यूमन जिसके अंदर इंसुलिन बन रहा है, मान लो वो मैं हूं। ओके सर, अब क्या करें? अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मेरे अंदर जो इंसुलिन बन रहा है, क्या उस इंसुलिन को निकालकर जितने भी मनुष्य उनके अंदर डाल दे? भाई इतना इंसुलिन छोड़ना है कि सभी मनुष्यों के अंदर डालेंगे तो फिर क्या करें सर जी? मैंने कहा आइए आपको बताते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। ध्यान से सुनना। हमने क्या किया, उसी एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना जो मैंने आपको बताया। हमने क्या किया दोस्त, हमने सबसे पहले, वैज्ञानिकों ने मेरे को पकड़ा। ठीक है सर, मेरे को पकड़कर मेरी कोशिका निकाली। ठीक है, मेरी कोशिका कौन सी? अग्नाशय कोशिका। मेरी अग्नाशय कोशिका को निकाला। ओके सर, अग्नाशय कोशिका।
भाई अग्नाशय ही तो बना रहा था ना इंसुलिन हार्मोन, तो अग्नाशय की कोशिका के अंदर ही तो बनेगा ना। हाँ सर, ये अग्नाशय की कोशिका मान लो, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले जरा ध्यान से सुनना, इंसुलिन कौन था सर? हार्मोन था। और ये जो हार्मोन जो था ये एक प्रकार का प्रोटीन है। अब ये मत कहिएगा ये भी नहीं जानते, इंसुलिन एक हार्मोन और किस प्रकृति का? प्रोटीन का। अब ये भी मत कहिएगा कि प्रोटीन कौन बनाता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, कहीं चैप्टर पढ़ चुके हैं। डीएनए का एक छोटा सा भाग जिसको हम जीन बोलते हैं, क्या जीन डीएनए आगे चलकर क्या बनाता है सर? आरएनए। आरएनए आगे चलकर क्या बनाता है सर जी? प्रोटीन बनाता है। नहीं होता है ना? तो मैंने तुमसे कहा डीएनए का एक छोटा सा भाग जीन जो आगे चलकर क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। मान लो अग्नाशय की कोशिका के अंदर एक जीन है, और वही जीन जिसको मैंने नाम दे दिया एक्स जीन। सुन, चीजें आसान नहीं है, समझनी पड़ेंगी। मैंने बोला ये मैं अकेला एक व्यक्ति बचा हूं जिसके अंदर इंसुलिन बन रहा है, यानी मेरी अग्नाशय के अंदर इंसुलिन बन रहा है, यानी मेरी अग्नाशय की कोशिका के अंदर इंसुलिन बन रहा है। कौन बना रहा है इंसुलिन? हमने बोला इंसुलिन एक हार्मोन है जो प्रोटीन प्रकृति का। इंसुलिन जो एक हार्मोन है जो प्रोटीन प्रकृति का है। मैंने कहा ठीक है, उसको बनाने का काम कौन कर रहा था? एक एक्स जीन कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें सर जी? अब क्या करें सर, इसका क्या करें? तो इस एक्स जीन को मेरी कोशिकाओं से निकाला। हाँ सर। अब कैसे निकाला, किस तरीके से निकाला, वो इस चैप्टर में आप पढ़े। हमने मेरे अंदर से उस जीन को निकाला जो क्या बना रहा था? इंसुलिन बना रहा था। हाँ सर, निकाल लिया। अब क्या करें इसका? इस एक्स जीन का क्या करें? तो बेटा इस एक्स जीन को निकालकर सोचो, इस एक्स जीन को निकालकर अगर मैं इसकी करोड़ों कॉपी बना दूं, बहुत सारी करोड़ों कॉपी बना दी, बहुत सारे, इसके करोड़ों कॉपी, समझ में आ रहा है ना? कॉपी बना दूं यानी डुप्लीकेशन कर, उसी जीन का, एक्स जीन की करोड़ों एक्स जीन बना दूं, और उन करोड़ों कॉपियों को बनाने के बाद मैं हर व्यक्ति में डाल दूं, तो जरा सोचिए, हर एक व्यक्ति के अंदर वो जीन डाल दूं जो इंसुलिन बना रहा था, तो हर व्यक्ति में इंसुलिन नहीं बनने लग जाएगा? हाँ सर, होएगा नहीं होएगा? समझ में आया? क्लियर है? एक और तरीका, ध्यान से सुनो, एक और तरीका कि अब की बार मैंने ये जो करोड़ों कॉपी बनाई है इसको मैं हर व्यक्ति में नहीं डाल रहा। मैं काम करता हूं इन करोड़ों कॉपियों को करोड़ों ई कोलाई जीवाणु जो है उसके अंदर डाल देता हूं। ई कोलाई कौन होता है? एशेरिकिया कोलाई नाम सुना है? उस जीवाणु के अंदर मैंने उन जीन्स को डाल दिया। फील कर, मेरा, ध्यान से सुन, मेरे अग्नाशय की कोशिका के अंदर से जीन जो था, जो इंसुलिन बना रहा था, उसको निकाला, उसकी बहुत सारी कॉपीज बना दी, लिपियां बना दी, और उन कॉपीज को या तो व्यक्तियों में डाल दूं, ठीक है, एक तरीका तो ये है। फिर उन व्यक्तियों में वो जीन जो है, जो डाला जा रहा है, वो जीन अभिव्यक्त होएगा, इंसुलिन बनाएगा। मैंने कहा ठीक है, एक तरीका तो ये। एक और तरीका है, काम करते सीधा ह्यूमंस में नहीं डालते हैं, हम एक काम करते हैं, उन करोड़ों कॉपियों को ई कोलाई जीवाणु में डालते हैं। तो क्या होगा? अब ई कोलाई में जब वो जीन डाला जाएगा तो ये करोड़ों ई कोलाई इंसुलिन बनाएंगी। हाँ सर, बनाएंगी। हम नहीं बना रहे, अब की बार ई कोलाई के अंदर डाल दिया, ई कोलाई के अंदर, इस जीवाणु के अंदर हमने वो जीन डाल दिया। अब वो करोड़ों ई कोलाई बहुत सारा इंसुलिन जब बनाएंगे तो उस इंसुलिन को निकालकर इन ई कोलाई ने जो इंसुलिन बनाया, उस इंसुलिन को इन ई कोलाई से प्राप्त करके उसके इंजेक्शन में ह्यूमंस को अगर लगा दूं, तो बात तो वही है कि या तो सीधा ह्यूमंस में डाल दूं या किसी और जीव में डालकर
उससे उत्पाद प्राप्त कर लूं। अब जरा सोचिए, इस प्रक्रिया में इन चरणों को जरा ध्यान से सुनो। इस प्रक्रिया में, इन दोनों कंडीशंस में, क्या आप आनुवांशिक स्तर पर, जेनेटिकल आधार पर चेंज कर रहे हो? क्या ई कोलाई इंसुलिन बनाता है? क्या ई कोलाई जीवाणु इंसुलिन बनाता है? नहीं। लेकिन आपने क्या किया? आपने उस जीन को, जो इंसुलिन बनाता है, उस जीन को ई कोलाई में ठोक दिया, और वो जीन जब ई कोलाई में चला गया तो वो जीन ई कोलाई में अपना काम करेगा, और जब ई कोलाई में वो अपना काम करेगा तो ऑब्वियस ही बात है वो जीन ई कोलाई में इंसुलिन बनाएगा, और इंसुलिन जब वो बनाएगा तो हम इंसुलिन प्राप्त कर लेंगे। क्या आपने, दिमाग लगाओ, मेरे वर्ड पर फोकस करना, क्या आपने एशेरिकिया कोलाई, एक जीवाणु में आनुवांशिक परिवर्तन किए या नहीं किए? क्यों किए? उत्पाद प्राप्त करने के लिए किए ना। यही कहलाती है क्या बेटा जी? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में क्या आप कोई आनुवांशिक परिवर्तन कर रहे थे, कोई जेनेटिकल चेंज कर रहे थे उत्पाद प्राप्त करने के लिए? नहीं। जो भी सीधा सजीव जो उत्पाद बना रहा था, आप सीधा उस सजीव को यूज में लेकर उससे अपना उत्पाद प्राप्त कर रहे थे। लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या करते हैं? मैं लिख देता हूं, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम सजीवों में आनुवंशिक परिवर्तन करके मानव उपयोगी उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब दोनों चीजों को ध्यान से पढ़ो। सिर्फ सजीवों का इस्तेमाल करके उनसे जो उनसे उपयोगी उत्पाद प्राप्त करते हैं। हम सीधा, एक सजीव है जो नेचुरली एक काम कर रहा था, एक उत्पाद बना रहा था, हमने उस सजीव को यूज में लिया, उससे बड़े स्तर पर हमने उत्पाद प्राप्त कर लिया। क्या यहां पर हमने किसी सजीव के अंदर जेनेटिकल चेंज किया, उसके अंदर कोई जीन डाला या जीन हटाया? नहीं ना, सीधा जो काम कर रहा था, जो उत्पाद बना रहा था, हमने उससे ले लिया। यहां पर हम सजीवों में ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिकल चेंज लेकर आते हैं, आनुवंशिक परिवर्तन लाते हैं। क्यों ला रहे हैं? ताकि हमें उनसे, जो वो आनुवांशिक रूपांतरित जो जीव जो होंगे, जिनके अंदर हमने जेनेटिकल चेंज ला दिया, हम उनसे क्या प्राप्त करेंगे? कुछ ऐसे उत्पाद बनाएंगे जो हमारे लिए उपयोगी हैं। ये है क्या? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ये है आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। अब बताएं, मीनिंग समझ में आया? क्लियर है? डंडना डंडन। आई अब आगे बढ़ते हैं। ये जितनी भी मैंने एक एग्जाम्पल के साथ में चीज समझाने की कोशिश की थी, आई होप आप सभी को ये एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा और मीनिंग समझ में आया होगा। चलें अब आगे बढ़ते हैं बेटा। एक संघ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। संघ, ऑर्गेनाइजेशन समझ में आता ना? कई लोगों का समूह है जो कुछ कार्य करता है, उसको हम संघ बोलते हैं। उसका नाम है EFB। EFB फुल फॉर्म है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हिंदी में क्या बोलेंगे? लिख देता हूं, यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ। इंग्लिश में EFB की फुल फॉर्म है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन को यूरोपीय लिखा, यूरोपीय लोगों का, वैज्ञानिकों का एक संघ है। संघ, फेडरेशन का मतलब क्या होता है? संघ, समूह है। किससे संबंधित है? बायोटेक्नोलॉजी से।
सर समझ में नहीं आया। अरे मैंने कहा यूरोपीय देश होते हैं। हाँ सर, यूरोप के देश होते हैं। तो कई यूरोपीय देशों के वैज्ञानिक मिलकर मिलकर कहीं ना कहीं जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य कर रहे हैं। तो उनका समूह, उनका संघ क्या कहलाएगा? ईएफबी कहलाएगा। ओके सर। अब ईएफबी के वैज्ञानिकों ने एक परिभाषा दी किसकी? जैव प्रौद्योगिकी। वो ये है जो आपने याद करनी है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए नए प्रोडक्ट आपको बनाने हैं और जो आपको उत्पाद मिल रहे हैं, है ना, उसके लिए आप प्राकृतिक विज्ञान, अब जरा सोचिए प्राकृतिक विज्ञान ये वर्ड किससे संबंधित होएगा? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी? दिमाग लगाइए, इन दोनों बायोटेक्नोलॉजी में से किस में आप प्राकृतिक उत्पाद मिल रहा था और कहां पर आप कृत्रिम रूप से उत्पाद बना रहे थे? सर यहां प्राकृतिक और यहां मानव निर्मित। मनुष्य ने जानबूझ के उत्पाद बनाया हमारे ही भलाई के लिए, है ना। तो आप यहां पर ईएफबी की फुल फॉर्म जो है वो बोल रही है कि भाई साहब आपको अगर सेवाएं लेनी है, आपको उत्पाद प्राप्त करने हैं किससे? सजीवों से। तो आप प्राकृतिक रूप से यानी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी व या जो जीव जो है उनकी जो कोशिकाएं जो है उनके जो अंग है उनमें आणविक अनुरूपों यानी अणु के स्तर पर, आणविक स्तर पर, मॉलिक्यूलर आधार पर क्या करते हैं? समायोजन करते हैं यानी चेंजेस करते हैं और फिर आप उत्पाद बनाते हैं और सेवाएं लेते हैं। जिनको ये चीज समझ में नहीं आई, ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई, और सिंपल तरीके से बताऊं, ये डेफिनेशन बोल रही है ईएफबी की कि भाई साहब आपको उत्पाद चाहिए, अच्छे अच्छे उत्पाद, नए नए उत्पाद, आपको सेवाएं चाहिए। ठीक है, सेवाएं मतलब दूसरे जो सजीव जो है वो हमें अगर उत्पाद दे रहे हैं, इट मींस वो हमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, आपको दूसरे सजीवों से सेवाएं लेनी है, उनसे उत्पाद लेने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? या तो आप प्राकृतिक रूप से ले सकते हैं, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, दही, अल्कोहल, प्रतिजैविक है, या आप किसी सजीव की कोशिका, उसका अंग, उसके अंदर आणविक स्तर पर, अब आणविक स्तर यानी डीएनए एक अणु होता है ना, डीएनए जो एक अणु है उस अणु में, उस आणविक स्तर पर समायोजन करते हैं, परिवर्तन करते हैं, चेंजेस करते हैं और फिर सेवाएं लेते हैं, उत्पाद बनाते हैं। दिस इज डेफिनेशन ऑफ ईएफबी। ईएफबी के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी की ये डेफिनेशन थी। डन, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब दो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ये दो चीजें शायद अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं। अब क्या दो चीजें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, ये तो हो गई हमारी प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? डबल रोटी बना रहे हैं, शराब बना रहे हैं, है ना, सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करके हम ये बना रहे हैं। क्या ये प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी है? हाँ जी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, भाई साहब आपको रोटी, आपको शराब, आपको प्रतिजैविक प्राकृतिक रूप से मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गई? हमारी प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी। ओके जनाब। और ये क्या हो गई? हम क्या करा रहे हैं? हम परख नली शिशु का निर्माण कर रहे हैं, हम जीन का संश्लेषण कर रहे हैं, जीन टीका का निर्माण कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं जो जीन खराब है उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हम आनुवांशिक स्तर पर कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ सुधार कर रहे हैं, कुछ उत्पाद बना रहे हैं, कुछ टीके बना रहे हैं, है? जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जस्ट मेरे को आपको बताना था। ठीक है, डन, क्लियर है। अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना, ये अभी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले दो चीजें मेरे को आपको बतानी है। सबसे पहले मुझे आपको कुछ वैज्ञानिकों के बारे में बताना है, जो अभी सुन लो, शायद अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी अपनी कॉपी में जरूर लिख लेगा। सबसे पहले ध्यान से सुनना, बायोटेक्नोलॉजी जो होती है, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का नाम क्या है? ये समझ में आ गया आपको? चैप्टर का नाम है बेटा जैव प्रौद्योगिकी। इसका मीनिंग समझ में आ गया? सोच, फील कर, कनेक्ट कर, हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं।
जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है ये समझ में आ गया। कुल मिलाकर या तो नेचुरली जो सजीवों से उत्पाद मिल रहा है वो हम प्राप्त कर रहे हैं, वो भी जैव प्रौद्योगिकी, लेकिन वो प्राचीन, या आज की डेट में हम किसी सजीव में परिवर्तन कर रहे हैं, आनुवांशिक स्तर पर परिवर्तन करके कुछ उत्पाद बना रहे हैं, वो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है सर, जैव प्रौद्योगिकी का मीनिंग तो समझ में आ गया। अब ये जैव प्रौद्योगिकी किस पर आधारित है, इसका सिद्धांत क्या है, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन वो पढ़ने से पहले, उसका सिद्धांत पढ़ने से पहले, मैं यहां पर जो आपको कुछ वैज्ञानिकों के बारे में बताने वाला था, वो वैज्ञानिकों के बारे में बताने से पहले जरा इस चीज को एक बार देखिए। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जो होती है, बायोटेक्नोलॉजी जो होती है, उसके अगर मैं सिद्धांत की बात करूं तो उसके दो सिद्धांत होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के दो सिद्धांत होते हैं, दो प्रिंसिपल होते हैं, दो काम किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। दो मेजर काम होते हैं, दो प्रिंसिपल होते हैं किसके, बायोटेक्नोलॉजी के। पहला होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको हम बोलते हैं आनुवंशिक प्रौद्योगिकी या आनुवंशिक इंजीनियरिंग। ठीक है। दूसरा होता है बेटा जी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग। अब ये क्या है, मैं एक सिंपल से एक चीज से तुमको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्त मुझे बताओ, अभी जो एग्जाम्पल मैंने लिया था, क्या इस एग्जाम्पल में ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया था, इस एग्जाम्पल में सोच के मुझे बताना, क्या आप आनुवांशिक स्तर पर चेंजेस ला रहे थे? बस इतनी सी बात मैं पूछ रहा हूं। क्या आप जेनेटिकल लेवल पर चेंजेस ला रहे थे? क्या ई कोलाई में वो जीन मिलता है जो इंसुलिन बनाता है? नहीं ना, लेकिन आप उसके अंदर डाल रहे हो, तो ई कोलाई के अंदर आनुवांशिक परिवर्तन आ रहे हैं। हाँ, पहले जीन नहीं मिल रहा था, अब आप डाल दोगे तो चेंज नहीं आ गया आनुवांशिक स्तर पर? बिल्कुल आ गया ना। अब इस वर्ड को फील कर, यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंजीनियर कौन होता है पहले तो सोच। इंजीनियर्स, ठीक है, डॉक्टर इलाज करते, इंजीनियर क्या करते हैं? इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग का मतलब ही क्या होता है? इंजीनियरिंग का मतलब होता क्या है? रिसर्च करके कुछ चेंज लाना, और चेंज लाकर उस बदलाव से जो चीज उत्पन्न हो रही है उसका एनालिसिस करना। नहीं है समझ में? और सिंपल तरीके से मैं बताता हूं। आप मुझे बताएं, आज की डेट में आपके पास जो फोन है और आज से 10 साल पहले जो फोन जो था, उस 10 साल पहले फोन को और आज के फोन को कंपेयर कर, क्या तेरे को चेंज आता हुआ दिखाई दिया? परिवर्तन आता हुआ दिखाई दिया? क्या पहले के फोन में बहुत बढ़िया कैमरे थे, बहुत बढ़िया गेम्स थे? क्या पबजी वबजी था, फेसबुक, ये ट्विटर, व्हाट्सएप थे? नहीं। रैम बहुत ज्यादा होती थी? नहीं। फीचर्स बहुत ज्यादा होते थे? नहीं। धीरे धीरे क्या आया? चेंज आता गया। भाई साहब, ये चेंज कौन ला रहा था? क्या डॉक्टर ला रहा था? नहीं, इंजीनियर ला रहा है। इतना तो कॉमन सेंस है ना। क्या ये डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करके टेक्नोलॉजी में चेंज ला रहे हैं? नहीं, इंजीनियर्स लेकर आ रहे हैं। तो इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? बदलाव लाना। सिंपल, इंजीनियरिंग मींस बदलाव लाना। अब मैं आपसे पूछता हूं, इंजीनियरिंग का मतलब है बदलाव लाना, और इससे आगे वर्ड आ रहा है आनुवांशिक, यानी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का आधार क्या होता है? जीन। अब जरा सोच, आनुवांशिक स्तर पर अगर तुम बदलाव ला रहे हो, इस एग्जाम्पल में क्या तुम आनुवांशिक स्तर पर बदलाव नहीं लाए थे? लाए थे ना। क्या ये प्रक्रिया जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं कहलाएगी? हाँ सर कहलाएगी। तो जैव प्रौद्योगिकी में बायोटेक्नोलॉजी में तुम क्या कर रहे हो? बायोटेक्नोलॉजी तो एक शाखा है जिसके अंदर तुम क्या कर रहे हो? सर, हम आनुवांशिक स्तर पर बदलाव ला रहे हैं। डन। यही क्या कहलाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके जनाब। अब आप मुझे बताएं, जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे, किसी जीव के अंदर आनुवांशिक स्तर पर बदलाव करेंगे, तो क्या आप चाहते हैं जहां पर आप ये कार्य करेंगे, जिस लेबोरेटरी में आप ये कार्य करेंगे, जिस लैब में, जिस प्रयोगशाला में आप ये कार्य करेंगे, आप चाहते हैं कि वहां पर
दूसरे सूक्ष्म जीव आकर आपके प्रैक्टिकल को, आपके एक्सपेरिमेंट को खराब कर दे? सोचो, चाहते हो कैसा? नहीं ना। आप क्या चाहते हो कि सर हम आनुवांशिक स्तर पर परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन जब हम ये कार्य कर रहे होंगे तो हम उस समय वहां पर जो वातावरण जो होएगा वो कैसा रखना चाहेंगे? सूक्ष्म जीव संदूषित रहित रखना चाहेंगे, यानी वहां पर दूसरे सूक्ष्म जीव वृद्धि ना करें, आपके प्रैक्टिकल को खराब ना करें, नहीं रखना चाहते। सोच यार, मैं एक सिंपल से एग्जांपल से तुमसे पूछता हूं कि भाई ये जो काम मैं कर रहा था कि मेरा जीन निकाल कर उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाकर, अब बहुत सारी कॉपीज कैसे बनेंगी वो भी बताऊंगा, बहुत सारी कॉपीज मैंने बना दी, उस कॉपीज को बहुत सारी लिपियां बना दी हैं। जैसे फोटोकॉपी नहीं होती, एक पन्ने से करोड़ों पन्ने बना सकते हैं फोटोकॉपी मशीन में, बस उसी तरीके से एक जीन था, उस एक जीन से करोड़ों जीन बना दिए वैसे के वैसे। कैसे बनाया बताऊंगा, अभी सिर्फ सुनना। बना दिए, कैसे बनाया है बताऊंगा, बना दिए। अब वो जो करोड़ों जीन जो हैं, क्या आप उनको अपनी लेबोरेटरी में, अपनी लैब में ई कोलाई के अंदर जब डालेंगे तो ई कोलाई में तो आनुवांशिक परिवर्तन आ गया, ये तो क्या कहला रही है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन जब आप ये काम करेंगे तो उस समय आपकी लैब में दूसरे सूक्ष्म जीव होने चाहिए। उस लैब में जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर दूसरे सूक्ष्म जीव होने चाहिए। क्या संक्रमण होना चाहिए? क्या कोई वायरस आकर आपके प्रैक्टिकल को खराब करना चाहिए? नहीं ना। तो ये दो मेन प्रिंसिपल होते हैं, दो मेन टेक्निक होती है, सिद्धांत होते हैं किसके? बायोटेक्नोलॉजी के, कि भाई साहब आनुवांशिक परिवर्तन करो, और जब आप ये करो तो उस जगह का वातावरण जो है वो कैसा होना चाहिए? सूक्ष्म जीव रहित होना चाहिए, दूसरे सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए जो आपके प्रैक्टिकल को खराब कर दे। बताइए, क्या ये दो सिद्धांत सिंपल से समझ में आ गए? अब जब आपको ये चीज समझ में आ गई तो अब मैं आपको दो वैज्ञानिक बताने वाला हूं जो अभी सिर्फ सुनिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा। सबसे पहला पॉल बर्ग, सबसे पहला पॉल बर्ग। बेटा इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको हिंदी में लिखूं? बोलेंगे हिंदी में, आनुवांशिक अभियांत्रिकी का जनक। चलो लिख देता हूं, आनुवंशिक अभियांत्रिकी। इंजीनियरिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अभियांत्रिकी के जनक। ठीक है, तो ये याद रखना। किसको? पॉल बर्ग को। आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होता है ये मैंने आपको बताया। आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होता है ये मैंने आपको बताया। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का मतलब जब आप आनुवांशिक पदार्थ को लेकर किसी जीव में डालेंगे या किसी के आनुवांशिक पदार्थ में चेंज करेंगे। समझ रहे हैं? या तो मैंने जीन को लेकर सीधा किस में डाल दिया? ई कोलाई में डाल दिया, या मेरा जीन जो खराब था मैंने उसको सही कर दिया। यानी आप जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो कहां पर, किस पर करने वाले हैं? आनुवांशिक पदार्थ पर करने वाले हैं। तो आनुवांशिक पदार्थ पर जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसी जीव पर करेंगे, उस आनुवांशिक पदार्थ पर आप चेंज लेकर आएंगे तो वो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है। ठीक, ओके सर। तो ये जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है इसके जनक कौन है? पॉल बर्ग है। अब इन्होंने किया क्या था ये मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, अभी समझ में नहीं आएगा दोस्त, मैं फिर बोल देता हूं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं इन्होंने किया क्या था। इन्होंने एक वायरस लिया जिसका नाम था सिमियन वायरस, सिमियन वायरस 40, शॉर्ट में बोलते हैं SV40। सिमियन वायरस एक वायरस है, ठीक है। उस वायरस से, ध्यान से सुनना, उस वायरस से इन्होंने जीन निकाला। बिल्कुल वैसे समझना जैसे मेरे अंदर से जीन निकाला था इंसुलिन बनाने वाला, ऐसे ही एक वायरस है जिससे जीन निकाला। ओके सर, निकाला। ओके, जैसे मेरे अंदर ये वाला जो जीन जो था मेरे अंदर से जीन निकाला था। हाँ सर, कैसे निकाला, किस तरीके से निकाला, वो सारी बातें आएंगी, टेंशन मत लेना। निकाला,
और निकाल कर उसकी करोड़ों कॉपीज बना दी, ठीक है। सिमिलरली उन्होंने भी, पॉल बर्ग ने ऐसी एक वायरस से जीन निकाला, सिमियन वायरस से जीन निकाला और निकालकर उसकी कॉपीज बना दी। अब कॉपीज बनाने के बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, किसी के अंदर डालेंगे? हाँ सर, डालेंगे। उन्होंने भी डाला, किसने? पॉल बर्ग ने डाला। लेकिन जरा सोचिए, कॉपीज को इसके अंदर कैसे डालेंगे? तो जिनकी सहायता से डाला जाता है जीन को किसी दूसरे जीव में, किसी की सहायता से डाला जाता है, उनको बोला जाता है वाहक, वेक्टर। क्या सर? मैंने बोला मेरा जीन निकाला, हाँ निकाला, निकालकर उसकी क्या बना दी? कॉपीज बना दी। कैसे बनेंगी वो बाद में बताऊंगा, लेकिन कॉपीज बना दी। अब उन कॉपीज को मैं इकोलाई में डालने वाला हूं। कैसे डालूंगा? ऐसे फेंक के मारूंगा क्या? कैसे डालूंगा? तो हम किसी की सहायता से इसके अंदर डालेंगे। जिनकी सहायता ली जाती है उनको बोला जाता है वाहक। अरे भाई, वाहक का मतलब क्या होता है? जो वाहन, भाई आपकी बस है, बस को हम क्या बोलते हैं? वाहक ही तो बोलते हैं, जो आपको लेकर जा रही है। तो भाई साहब, मेरे इन जीन को इसमें डालने के लिए जो चीज मेरे जीन को इसके अंदर लेकर जाएगी उसको मैं क्या बोलूंगा? वाहक, है ना। तो यहां पर जीन को निकालने के बाद इस जीन को एक वाहक के साथ जोड़ा गया, वाहक। और वो जो वाहक जो था उसका नाम है लैम्डा फेज। अब आप बोलेंगे सर ये लैम्डा फेज क्या होता है? ये एक लैम्डा फेज जो होता है ये एक वायरस होता है। ये भी एक वायरस है, यानी एक वायरस का जीन निकालकर दूसरे वायरस के साथ जोड़ रहे हो, और ये जो है ये एक वाहक का कार्य कर रहा है। सर बहुत कठिन है। मैंने कहा चैप्टर जो है ना बहुत कंसेप्चुअल है, एक दिन में तो समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे करके चीज समझ में आएगी। इसलिए मैंने बोला था ये चीज अभी समझ में नहीं आएगी। सिंपल फील करना कि भाई साहब एक वायरस का जीन निकाला, किसने? इन्होंने। निकाल कर इस वायरस के अंदर डाला, है ना। अब इस वायरस के अंदर डाला इस जीन को, और ये वायरस जिसका नाम लैम्डा फेज है ये उस जीन को लेकर जा रहा है और डाल रहा है किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर। फिर से सुन, मैं हूं पॉल बर्ग, मैंने इस वायरस का जीन निकाला, निकालकर इस वाहक, ये कौन है? ये भी एक वायरस है, इसके साथ जोड़ा। ये देख, मैं हूं पॉल बर्ग, मैंने मान लो ये है सिमियन वायरस, इसका जीन निकाला और निकालकर इस वायरस के साथ जोड़ दिया। ओके, अब ये वायरस जिसका नाम लैम्डा फेज है ये वाहक है जो मेरे इस जीन को, इस वायरस के जीन को लेकर जा रहा है और ई कोलाई जीवाणु के अंदर डाल रहा है। क्या ये जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं है? क्या ई कोलाई के अंदर वो जीन मिलता है जो सिमियन वायरस का वो जीन जो यहां से निकालकर इसके अंदर डाला जा रहा है, क्या प्राकृतिक रूप से मिलता है? नहीं, हमने तो इसका जीन निकालकर इसके, ये बस है, मान लो ये बस है, ये कौन है? बस है, ये बिहार है और ये यूपी है। यूपी से एक बंदा, एक व्यक्ति निकला, यूपी से निकलकर एक बस में बैठा और बैठकर वो बिहार चला गया। तो ये बस क्या कहलाएगी? वाहक कहलाएगी, जो लेकर आ रही है यूपी के एक व्यक्ति को और कहां पर भेज दिया? बिहार में भेज दिया। तो जरा सोचिए, क्या बिहार में पहले वो व्यक्ति मिलता था? क्या वो जीन मिलता था? नहीं। अब बिहार में जब आ जाएगा चेंज नहीं आ जाएगा। और सिंपल तरीके से ध्यान से सुन, यूपी में एक कंपनी है, मान लेते हैं कौन सी? जियो। जस्ट एक एग्जांपल से फील करना, यूपी में रिलायंस कंपनी थी जो बिहार में नहीं थी। यूपी में एक कंपनी है रिलायंस जियो जो बिहार में नहीं है। हमने क्या किया? यूपी की इस कंपनी को निकाला, रिलायंस जियो के एक व्यक्ति को लेकर आए, पूरी कंपनी को नहीं निकाला, उसके एक व्यक्ति को लेकर आए। किसको? रिलायंस के एक व्यक्ति को लेकर आए। उस व्यक्ति को बस में बैठाया और बस में बैठकर वो बिहार आ गया और बिहार आकर उसने पूरी एक कंपनी वापस से खड़ी कर दी। कौन सी? रिलायंस की। तो जरा सोच, क्या यहां पर बिहार में परिवर्तन नहीं आया? खत्म। ये है क्या?
आनुवांशिक अभियांत्रिकी, यही है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके बारे में सर्वप्रथम इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया। और इसके लिए पॉल बर्ग को याद रखना 1980 में 1980 में नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। डन, क्लियर, याद रखना, भूल मत जाइएगा। क्लियर, चलें आगे, आइए आगे चलते हैं। अब यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है, तो एक और वैज्ञानिक, ये तो पहला था, कोशिश मेरी थी कि आपको समझ में आ जाए, फिर भी मैंने आपको बोला था अगर नहीं समझ में आएगा तो जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस चैप्टर के लेक्चर्स को रिवाइज करिएगा, ताकि पुरानी चीजें आपको समझ में आती जाएं, जो नहीं आती है वो फिर से दोहराना ताकि समझ में आए। नेक्स्ट, सेकंड कंडीशन में दो वैज्ञानिकों की और बात करूंगा और फिर आज के लिए इतना पढ़ेंगे। एक वैज्ञानिक जिनका नाम है स्टैनले कोहेन, वैज्ञानिक का नाम क्या है? स्टैनले कोहेन। और दूसरे वैज्ञानिक हैं हर्बर्ट बोयर। ठीक है, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर, इन्होंने सर्वप्रथम पुनर्योजी डीएनए का निर्माण किया। पुनर्योजी डीएनए, अंग्रेजी में बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया। अब आप बोलेंगे सर जी ये क्या है? सर जी ये पुनर्योजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये का बला है सर जी? मैंने कहा आइए देखिए, ध्यान से सुनिए, सुनना, फील करना। मैंने बोला ये एक कोशिका है, उसका ये केंद्रक है और उस केंद्रक में ये एक जीन था। उस केंद्रक में एक जीन है, ठीक है। मैंने इस जीन को निकाला, स्टेप वाइज देखना, ये जीन मैंने निकाल लिया। ओके सर, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक कोशिका है, मान लो, उस कोशिका से मैंने एक जीन निकाल लिया। ओके सर, कोई तकलीफ? समझ में आ गया? मान लो इस जीन का नाम कुछ भी नहीं दे रहा, अभी सिंपल, हमने इस कोशिका का एक जीन निकाल लिया। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक वर्ड पूछता हूं, जरा ध्यान से सुनना। इस वर्ड पर फोकस करिएगा, अंग्रेजी के वर्ड पर, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट वर्ड में री आ रहा है, हाँ सर री, और फिर आ रहा है कॉम्बिनेंट। हमेशा तय तक जाओ, उसकी गहराई तक जाओ, हमेशा वर्ड की। री का मतलब क्या होता है? वापस, अगेन, अंग्रेजी में बोलते हैं अगेन, वापस, है ना। और कॉम्बिनेंट वर्ड आया है किससे? कंबाइन से, और कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, यानी वापस से जुड़ना। यानी रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है वापस से जुड़ना। ये तो हमें इस रिकॉम्बिनेंट का मीनिंग पता लगा कि रिकॉम्बिनेंट मींस वापस से जुड़ना। किसका वापस से जुड़ना? मैंने कहा ये देखिए, मैंने बोला ये जीन जो था यानी एक प्रकार का डीएनए है। हाँ सर डीएनए ही तो है। जीन किसका भाग होता है? डीएनए का। ये अंदर किसी और जीन से जुड़ा हुआ था, इससे मान लो इससे जुड़ा हुआ था, इधर से इससे जुड़ा हुआ था, है ना, जुड़ा हुआ था, हाँ सर जुड़ा हुआ था। हमने इस जीन को निकाल दिया, और निकाल कर हम इस जीन को एक इस संरचना से जोड़ने वाले हैं। ये कौन है सर? ये भी डीएनए है सर। समझ में नहीं आ रहा? अरे आराम से सुन, समझ में आएगा। ये कोशिका दिख रही है तेरे को? हाँ, इस कोशिका में ये लाल रंग का जीन दिख रहा है। हाँ, तूने क्या किया? इसको निकाल लिया। ठीक है सर, हमने ये जीन निकाल लिया। ओके,
अब निकालने के बाद क्या करेंगे, हमारे पास एक और डीएनए है। ये डीएनए तुमको कैसा दिख रहा है सर? गोल दिख रहा है। दो रज्जू हैं, ये देखिए, एक अंदर रज्जू है, एक बाहर रज्जू है, और आपस में दोनों रज्जू जुड़ी हुई। ये एक गोल डीएनए है, द्विरज्जु की है ना? ये जो डीएनए जो था, सबसे पहले हमने इसको काटा। इधर देखना, कैसे काटा, किसकी सहायता से काटा, हम तुमको कुछ बता ही नहीं रहे, बस काट दिया। यही तो खासियत है इस चैप्टर की। अभी नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे, अभी सिर्फ फील कर। ये डीएनए था, द्विरज्जु की गोलाकार था, हमने इसको काटा, हाँ काट दिया। किससे काटा ये बाद में आएगा, एंजाइमों से काटा है। कौन से एंजाइम से काटा, कैसे काटा, वो सब आएगा। अभी सिर्फ इतना सा, हमने इसको काट दिया। कोई कैंची थी, आणविक कैंची, जिससे हमने इनको काट दिया। हालांकि बता देता हूं, उस कैंची का नाम होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो अभी समझ में नहीं आएगा। अभी सिर्फ सा हमने इसको काटा। सर इसको काटा, क्या इसको नहीं काटा था? हाँ सर, इसको भी तो काटा था। अरे सोच, ये जो जीन जो था जुड़ा हुआ था यहां से, हाँ सर, यहां से काटा, काट कर निकाला। ये जो डीएनए था, इसको हमने यहां से काट दिया। अब इसको इसके अंदर जोड़ दिया, तो ये संरचना, जरा दिमाग लगाइए, ये संरचना जरा सोचिए, ऐसी हो जाएगी। हाँ सर। अब आप मुझे बताइएगा, इतनी सी बात सुनने के बाद में आप मुझे बताइएगा, इस वर्ड का मीनिंग जरा सोचो, क्या था? वापस से जुड़ना डीएनए का। क्या ये डीएनए या ये जीन फिर से पहले किसी से जुड़ा हुआ था? हाँ जुड़ा हुआ था। आपने इसको निकाला, निकाल कर वापस से, यानी फिर से इस डीएनए को किसी दूसरे डीएनए के साथ जोड़ा। हाँ जोड़ा। तो ये जो डीएनए बनेगा, इसी डीएनए को हम बोलेंगे पुनर्योजी डीएनए। यही क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो डीएनए है, ये वाला डीएनए जब इस डीएनए के साथ जुड़ जाएगा, तो ये कंप्लीट संरचना, अकेला ये नहीं, ये पूरी संरचना क्या कहलाएगी? पुनर्योजी डीएनए कहलाएगी। इतनी सी बात समझ में आई? तो भाई साहब, इन्होंने सबसे पहले पुनर्योजी डीएनए बनाया था। अब आप बोलेंगे क्यों कर रहे हैं ये काम? मैंने कहा आएगा, बाद में आएगा, अभी सिर्फ इतना सा पुनर्योजी डीएनए बनाया था। अब क्या किया था, मैं जल्दी से बता देता हूं। इन्होंने बेटा, इन्होंने एक वायरस, इन्होंने एक जीन लिया था। कौन सा? जैविक प्रतिरोधी जीन। क्या सर? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जी। मान लो ये कोशिका है जिसके अंदर ये एक जीन है, और ये जीन किसी एंटीबायोटिक के खिलाफ कार्य करता है। तो जरा सोच, फिर से सर, मैंने बोला ये कोशिका, ओके सर, इस कोशिका के अंदर ये वाला जीन, मैंने कहा ओके सर, ये जो जीन जो हमने निकाला है, ये एक एंटीबायोटिक, एक प्रतिजैविक के खिलाफ कार्य करता है। मान लो ये जीन जो है, ये पेनिसिलिन के खिलाफ कार्य करता है। तो अब आप मुझे बताएं, इस जीन को मैं क्या बोलूंगा? क्या मैं इसको प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन बोलूंगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बोलूंगा, यानी एक ऐसा जीन जो एंटीबायोटिक के खिलाफ कार्य करे, उसके प्रतिरोध में कार्य करे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन बोलूंगा। ठीक है, तो इन दोनों ने एक प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन लिया। किससे लिया ये नहीं बता रहे हम अभी आपको, बस लिया, और लेकर इसको, मान लो ये था, यहां से लिया, ये जीन जो लिया था, ये जीन कौन सा था? मान लो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन था, प्रतिरोधी जीन था। ओके सर, ले लिया? हाँ सर ले लिया।
और लेने के बाद में इस जीन को उन्होंने इसके साथ जोड़ा। अब ये कौन था? आप बोलेंगे सर ये तो द्विरज्जुकी गोलाकार डीएनए था। मैंने कहा इसका नाम है प्लाज्मिड। इसका नाम है प्लाज्मिड। ये तो मेजर चीज है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी आएगा। मैंने आपको क्या बोला था? दो चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं ये एकदम से समझ में नहीं आएंगी, आगे इसी चैप्टर में आएंगे, लेकिन हमारे चैप्टर में स्टार्टिंग में दे रखी है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो प्लाज्मिड जो होता है एक गोलाकार डीएनए होता है, एक गोलाकार डीएनए होता है जो आपने सेल चैप्टर में भी पढ़ा था, याद कर, बताया है मैंने, बताया है। तो ये जो प्लाज्मिड जो है, ये प्लाज्मिड जो होता है, ये प्लाज्मिड जो है ये मिलता है किससे? बैक्टीरिया से। ये किस में होता है? बैक्टीरिया में होता है। तो इन्होंने एक बैक्टीरिया, कौन सा? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम ये एक बैक्टीरिया जिससे टाइफॉइड होता है, याद रखना। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एक बैक्टीरिया, ये कौन है बेटा? ये एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है, ठीक है। इस बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है, मान लो ये एक बैक्टीरिया था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, और साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में मिल रहा था कौन? प्लाज्मिड। देख पूरी कहानी क्लियर हो गई क्या? इन दोनों ने क्या किया? फिर से सुन, इन दोनों ने एक बैक्टीरिया लिया, ये नीले रंग का बैक्टीरिया दिख रहा है तेरे को? ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये नीले रंग का बैक्टीरिया दिख रहा है, हाँ, सिर्फ समझाने के लिए। इन दोनों ने ये बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इस बैक्टीरिया के अंदर ये कौन है? प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड को निकाला, ओके सर, और ये एक कोशिका है। इस कोशिका का नाम हमें नहीं पता अभी। इस कोशिका के अंदर एक जीन मिल रहा है जो किसी एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोधकता दिखा रहा है। इस जीन को निकाल लिया, इस जीवाणु से प्लाज्मिड निकाला, इस कोशिका से जीन निकाला, और इस जीन को और इस प्लाज्मिड को जोड़ दिया। क्या बना दिया? पुनर्योजी डीएनए बना दिया। तो दोस्त ये बनाया था पुनर्योजी डीएनए, इन दोनों को जोड़कर पुनर्योजी डीएनए बनाया था। किसने? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। इसके लिए इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखना। तो आई होप आपको जो जो चीजें बताई गई हैं आज समझ में आई है। अब इसके बाद और बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, हम ये बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, सब कुछ। ये देखो, ये स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बॉयर है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम ये लिखा हुआ है, ये सब कुछ वापस से रिपीट करेंगे, सब कुछ आएगा। और ये फिर उसके बाद हम पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन भी पढ़ेंगे। तो आज जो मैंने चीजें बताई हैं, मैंने इस चैप्टर का सिर्फ आधार बताया है, एक ट्रेलर दिखाया है, एक परिचय दिया है इस चैप्टर का, जिसमें से मात्र हमने थोड़ी सी चीज पढ़ी है, मामूली सी चीज पढ़ी है, लेकिन असरदार चीज पढ़ी है, असरदार, अगर ध्यान से सुनी हो तो। आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा। अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, EFB का अर्थ क्या था? EFB क्या था? जल्दी से बताइए, व्हाट इज EFB? कर लिया। दूसरा प्रश्न, प्रथम पुनर्योगज या पुनर्योजी डीएनए का निर्माण किसने किया था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योजी डीएनए सबसे पहले किसने बनाया था? हर्बर्ट बॉयर ने, स्टैनले कोहेन ने, टैमिन और बाल्टीमोर ने? पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन। लगाइए दिमाग, जल्दी से करिए, बहुत सिंपल सा। चल, समय हुआ समाप्त बेटा जी। यहां पर देखते हैं एक बार।
पहला था ईएफबी का अर्थ है, ईएफबी जो है उसकी फुल फॉर्म क्या थी? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरेशियन फेडरेशन ऑफ नहीं, ईस्ट एशिया नहीं, इथोपियन नहीं, आंसर सीधा सीधा आ जाएगा क्या? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आंसर इज फर्स्ट। दूसरा, प्रथम पुनर्योगज डीएनए किसने बनाया था? अभी अभी आपको बताया स्टेनले कोहेन, हर्बर्ट बॉयर। हर्बर्ट बॉयर भी है, स्टेनले कोहेन भी है, आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से प्लाज्मिड लिया और एक कोशिका से प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन लिया, उन दोनों को जोड़ दिया। तो आज इतना ही पढ़ेंगे दोस्त, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कक्षा में हम बात करेंगे पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन देखेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट कक्षा में। चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इजी है अगर ढंग से पढ़ें तो, बाकी अगर ऊपर ऊपर से पढ़ें तो ठीक है, ऊपर ऊपर से तो फिर इजी लगता ही है। डीप में स्टडी करेंगे तो मजा तभी आता है, फील तभी आता है, कनेक्शन तभी बैठता है चैप्टर से। तो बिल्कुल असरदार तरीके से पढ़ाई करेंगे इस चैप्टर की, क्योंकि बेटा नीट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार इस लेक्चर को वापस से दोहराना, फील आएगा, मजा आएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।